हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में। तो चलिए आज हमारा वीडियो में देखने वाले हैं चाल और वेग के बारे में। इससे पहले हमने दूरी विस्थापन बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया था और उसके एग्जाम्पल भी कर लिए थे। ठीक है, तो जैसा कुछ कुछ समानता और कुछ कुछ असमानता दूरी और विस्थापन में है, लगभग वही कुछ आपको चाल और वेग में देखने को मिलेगा। देखिए, अगर दो गाड़ियां एक जगह से चालू होती है और दूसरे जगह पर पहुंचती है, सपोज भिलाई से चालू हुई, रायपुर पहुंच गई, जो पहले पहुंचेगी और जो बाद में पहुंचेगी, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि किसका चाल ज्यादा है। जो पहले पहुंचा उसका चाल ज्यादा है, जो बाद में पहुंचा उसका चाल कम है। लेकिन क्या होगा अगर एक गाड़ी दुर्ग से रायपुर पहुंची और एक गाड़ी दुर्ग से बिलासपुर पहुंची? तो दूरी भी अलग अलग, समय भी अलग। तो इस बार यह बता पाना कि किसका चाल ज्यादा है मुश्किल होगा। तो इसी चाल को समझने के लिए कौन ज्यादा गति कर रहा है, चाल का मतलब है जिसका गति ज्यादा है उसका चाल ज्यादा है, जिसका गति कम है उसका चाल कम है। जो पहले पहुंचा, अगर दूरी समान होता तो समय के हिसाब से बता देते हम कि इसको 1 घंटा लगा, इसको 1.5 घंटे लगा। जिसको 1 घंटे लगा वो काफी तेज गति से आया है तो हम कहेंगे उसका चाल ज़्यादा है। जिसने समय ज़्यादा लिया उस धीमा आया है तो हम कह सकते हैं कि उसका चाल या गति कम है। ठीक है, तो जब अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय किया जाएगा तब हम देख के नहीं बता पाएंगे कि किसका चाल ज़्यादा है या किसका गति ज़्यादा है, किसका गति कम है। तब हमें आवश्यकता पड़ती है चाल की। देखो, चाल का क्या मतलब होगा और एक वेग का क्या मतलब होगा। वेग मतलब वेलोसिटी और चाल मतलब स्पीड। तो हम चाल को कहेंगे एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे? चाल बराबर दूरी प्रति एकांक समय। एकांक समय में तय गई दूरी को चाल कहते हैं। तो दूरी प्रति एकांक समय, समय को अगर हम एकांक रखें तो जो दूरी चला गया है उसी को चाल कहेंगे। ठीक है क्या? दूरी प्रति एकांक समय। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी प्रति एकांक समय। तो इसका अगर हम इकाई देखें चाल का, तो दूरी का इकाई होता है मीटर और समय का इकाई होता है सेकंड। तो इसको क्या लिखेंगे? मीटर प्रति एकांक सेकंड या फिर मीटर प्रति एकांक सेकंड। एस ऊपर जाएगा तो घात ऋण 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम वेग देखें तो क्या लिखेंगे? एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। तो वेग को क्या लिखेंगे? विस्थापन बटे समय। तो वेग को क्या लिखेंगे? विस्थापन बटे समय। इसका भी अगर हम इकाई देखें तो विस्थापन का इकाई अभी भी मीटर है और समय का सेकंड है। तो ये क्या हो गया? मीटर प्रति एकांक सेकंड या मीटर प्रति एकांक सेकंड। तो दोनों की इकाई में कोई अंतर नहीं है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक में दूरी है और एक में विस्थापन है। दोनों की इकाई सेम होगा। और दूरी और विस्थापन के बारे में हम इससे पहले वीडियो में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब देखिए,
चूंकि दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है, हम पढ़ चुके हैं, तो यहां पर चाल एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, मतलब चाल की कोई दिशा नहीं होती है लेकिन विस्थापन की दिशा होती है। और पिछले क्लास में हम पढ़े हैं कि जो सदिश राशि है वो ऋणात्मक, धनात्मक या जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अदिश राशि जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमेशा धनात्मक होती है, या कोई दूरी चला ही नहीं गया तो ज्यादा से ज्यादा शून्य हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसको क्या लिखेंगे? चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती जबकि विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य कुछ भी हो सकती है। जो विस्थापन है ऋणात्मक, विस्थापन नहीं, वेग की बात कर रहे हैं, यहां पर सुधार लेंगे। वेग एक सदिश राशि है और वेग ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य कुछ भी हो सकती है, जबकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती क्योंकि एक अदिश राशि है। अब देखिए, हम जैसा यही अंतर हम दूरी और विस्थापन में पढ़े थे कि दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। इसके वजह से चाल एक अदिश राशि हो गया और जो वेग है एक सदिश राशि हो गया। वहां पढ़े थे कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां क्या पढ़ रहे हैं? चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, यहां पर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े थे कि वेग ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर जो हम पढ़े थे कि विस्थापन जो है ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर पढ़े हैं वेग जो है ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। तो ये है आपका चाल और ये है आपका वेग। दोनों को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं। एकांक समय में तय करेगी दूरी, मतलब दूरी प्रति एकांक समय चाल कहते हैं, और एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को ही क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। तो क्या लिखेंगे? प्रति एकांक समय। चूंकि दूरी और विस्थापन का इकाई सेम है, इसलिए जो चाल है और वेग है दोनों की इकाई क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती जबकि वेग ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर क्या कहेंगे? वेग के पास दिशा होता है, वेग के पास क्या होता है? दिशा होता है, लेकिन चाल जो है इसके पास दिशा नहीं होता है। ठीक है, हम अदिश और सदिश के बारे में पढ़ चुके हैं। चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, अब मान लिया जाए कहीं पर लिखा है औसत चाल, तो आप लिखेंगे कुल दूरी बटे कुल समय। कहीं पर लिखा है औसत वेग, तो आप लिखेंगे कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, तो आपको चाल और वेग में अंतर लिखने बोला जाए तो भी यही चल जाएगा। चाल का परिभाषा लिखने बोला जाए ये लिख देंगे, वेग का परिभाषा लिखने बोला जाए ये लिख देंगे। ठीक है, चाल जो है पथ पर निर्भर करेगा, वेग जो है पथ पर निर्भर नहीं करता है।
चाल पथ पर निर्भर करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दूरी पथ पर निर्भर करता है और वेग पथ पर निर्भर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन किस पर निर्भर किया है? प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु, कहां से प्रारंभ किए, कहां पर खत्म किए। ठीक है, तो आप इतने डिफरेंस, इतने अंतर चाल और वेग में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके बुक में यूजुअली चाल और वेग को v से दिखाता है, विस्थापन को s से दिखाता है और समय को t से दिखाता है। तो हो सकता है वो इस तरीके से लिखा हो। v क्या है? वेग है। s क्या है? विस्थापन है। t क्या है? समय है। ठीक है, तो इस तरीके से दिखा सकता है जहां पर फॉर्मूला नोट करता है। हालांकि एक बार मैं बुक में आपके देख लेता हूं कि किस चीज से उसको दिखाया है। वेग को u से दिखाया है, विस्थापन को d से दिखाया है। इस तरीके से किया है। वेग को v, आप v से ही दिखाइए, विस्थापन को भले दिखा दीजिए d से। ठीक है, क्योंकि हमें u और v दोनों की आवश्यकता पड़ेगी जब हम गति का समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके बुक में इस बिंदु को क्या लिखा रहता है मैं बता रहा हूं। चाल हमेशा धनात्मक होती है। चाल हमेशा धनात्मक हो सकती है, लेकिन उससे सही बात यह है कि चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। चाल हमेशा धनात्मक होती है का मतलब है, ये बोलना चाह रहा है कि चाल जो है शून्य नहीं हो सकती, चाल शून्य हो सकती है। इसलिए चाल हमेशा धनात्मक होती है, ये लिखने के बजाय ये ज़्यादा सही है कि हमको ये कहना चाहिए कि चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि आपके बुक में कहाँ कहाँ गलत लिखा हुआ है या गलत प्रिंट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि त्वरण क्या होता है। त्वरण क्या होता है पहले समझ लेते हैं कि इस तरीके से। अच्छा, हम चाहें तो त्वरण से पहले थोड़ा इसी में चाल और वेग को समझ लेते हैं। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है, अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तब हम क्या पढ़े हैं? दूरी और विस्थापन में कोई अंतर नहीं रह गया। ये पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तो दूरी और विस्थापन में कोई अंतर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी होता है कि उसके चाल और वेग में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि चाल होता है दूरी बटे समय और वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो दूरी और विस्थापन बराबर हो गया तो चाल और वेग भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो जब भी सीधी रेखा गति होगा, और सवाल आपको सीधी रेखा गति का ही पूछा जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसका दूरी और विस्थापन बराबर होगा, तो चाल और वेग भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। चलिए देखिए, मान लेते हैं
हम ये समझने के लिए ऐसा बनाए हैं कि बिंदु ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरीके से। अगर कोई वस्तु ऐसे चल रही है, इस तरीके से चल रही है, मान लेते हैं ए और बी के बीच की दूरी d1 है, बी और सी के बीच की दूरी d2 है और सी और डी के बीच की दूरी d3 है। इस तरीके से है। मान लेते हैं ए और बीच के बीच का वेग v1 है, बी और सी के बीच v2 वेग से चला है गाड़ी और C से D v3 वेग से चला है। मान लेते हैं कि A से B जाने में उसको t1 का समय लगा और B से C जाने में t2 का समय लगा और C से D जाने में t3 का समय लगा। ठीक है क्या? तो आप औसत वेग या चाल, क्योंकि यहाँ चाल और वेग में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा, क्या लिख सकते हैं? कुल दूरी या विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है क्या? कुल दूरी किसके बराबर है? d1 प्लस d2 प्लस d3। कुल समय किसके बराबर है? t1 प्लस t2 प्लस t3। तो यही आपका औसत वेग या चाल होगा, यही आपका औसत वेग या चाल होगा। ठीक है क्या? अब आपको हो सकता है इसमें t1, t2, t3, ए से बी जाने में लगा समय t1, बी से सी जाने में लगा समय t2, सी से डी जाने में लगा समय t3, ए से बी के बीच की दूरी d1, बी से सी के बीच की दूरी d2, सी से डी के बीच की दूरी d3। ए और बी के बीच गाड़ी v1 वेग से चला है, बी से सी के बीच गाड़ी v2 वेग से चला है, सी से डी के बीच गाड़ी v3 वेग से चला है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि सब आपको दिए हैं, सब आपको दिया रहता तो आप पूरा पुट कर देते। तो हो सकता है आपको कैसा दिया हो, इस तरीके से मान लेते हैं केस 1 है, ये केस पहला है। ठीक है, इसमें ऐसा दिया है कि गाड़ी जो है यहां से यहां v1 वेग से चला, यहाँ से यहाँ v2 वेग से चला, यहाँ से यहाँ v3 वेग से चला और यहाँ से यहाँ उसको t1 समय लगा, यहाँ से यहाँ इसको t2 समय लगा, यहाँ से यहाँ इसको t3 समय लगा। इस तरीके से दिया है। अब आप औसत निकालेंगे v औसत, तो आप क्या लिखेंगे? कुल दूरी बटे कुल समय। मतलब आप लिखेंगे तो ऐसे d1 प्लस d2 प्लस d3 बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। तो आपके पास तो d1 d2 d3 है ही नहीं, तो आपको पता है कि वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहीं से आप v1 क्या लिख सकते हैं? d1 बाई t1। v2 क्या लिख सकते हैं? d2 बाई t2 और v3 क्या लिख सकते हैं? d3 बाई t3। जब यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हैं तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ से d इक्वल टू वी टी। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया? d1 इक्वल टू v1 t1, d2 इक्वल टू v2 t2 और d3 इक्वल टू v3 t3। ठीक है, अब देखिए d1 इक्वल टू क्या लिख दिए? v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। अब देखिए आपको vt के फॉर्म में पूरा आ गया। अब जो दिए है राशि उसको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका v औसत आ जाएगा। ठीक है, केस 2 देखते हैं।
आपको इस तरीके से दिया गया हो कि यहां से यहां इसको यहां से यहां की दूरी d1 है, यहां से यहां की दूरी d2 है और यहां से यहां की दूरी d3 है। ठीक है, यहां से यहां ये v1 वेग से चला है, यहां से यहां ये v2 वेग से चला है और यहां से यहां ये v3 वेग से चला है। ठीक है, तो फिर से आप v औसत क्या लिखेंगे, d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। अब आपके पास t1 t2 t3 तो है ही नहीं, d1 d2 d3 है। यहां पर क्या था आपके पास, d1 d2 d3 नहीं था, t1 t2 t3 था। तो आपको क्या करना है, जो नहीं दिया है उसको जो दिया गया है के रूप में बदल लेना है। फिर से हम क्या लिखेंगे, वेग किसके बराबर होता है, दूरी बटे समय। हमारे पास क्या नहीं है, t1 t2 t3 नहीं है, तो हम t इक्वल टू क्या लिखेंगे, v बाई d बाई वी, d बटे v। t को इधर लाए, v को इधर लाए, t को इधर लाए, v को इधर लाए, तो t1 क्या लिखेंगे, d1 बाई v1, तो t2 क्या लिखेंगे, d2 बाई v2, t3 क्या लिखेंगे, d3 बाई v3। यहाँ पुट कर दीजिए, तो d1 के जगह d1 d2 d3 तो दिया है, t1 की जगह क्या लिखेंगे, d1 बाई v1, t2 की जगह क्या लिखेंगे, d2 बाई v2 और t3 की जगह क्या लिखेंगे, d3 बाई v3, v औसत। अब देखो, आपको d1 d2 d3 भी दिया है, v1 v2 v3 भी दिया है, d1 d2 d3 भी दिया है, v1 v2 v3 भी दिया है, d1 d2 d3 भी दिया है। तो हमेशा ऐसे केस में क्या, अब तीसरा केस क्या हो सकता था, d और t दे दे, तो d और t दे दे पहले स्टेप में खत्म हो जाएगा, d और t दे, सभी d को जोड़ के लिख दो, सभी t को जोड़ के लिख लो। तो तीसरा केस तो आसान है, उसमें कुछ केस ही नहीं है वो। ठीक है, आपको 9वीं क्लास में 3 स्पान वाला नहीं देगा, 2 स्पान वाला देगा, यहीं तक दे देगा, 2 दूरी चला है, तो यहाँ पर तीसरा टर्म खत्म हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा टर्म खत्म हो जाएगा, यहाँ पर भी तीसरा टर्म खत्म हो जाएगा, यहाँ पर भी तीसरा पद खत्म हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है जब इस प्रकार का सवाल दे, जैसे कि बोल दिया कोई गाड़ी है, शुरू का 15 किलोमीटर इस वेग से चला, फिर 30 किलोमीटर किसी दूसरे वेग से चला, तो पूरे यात्रा का औसत वेग क्या होगा। जब ये थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाएगा तो मैं आपके लिए अलग से केवल न्यूमेरिकल सवालों का एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें इस इकाई से, इस अध्याय से जितने भी सवाल पॉसिबल हैं, चाहे वो कम लेवल के हो चाहे वो ज़्यादा लेवल के हो, सारे के सारे एक ही वीडियो में आएगा। फिलहाल आप थ्योरी पोर्शन बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं इसी वीडियो के सीरीज में बाद में जब ये थ्योरी खत्म हो जाएगा तो एक और वीडियो अटैच करूंगा, जिसमें आप केवल न्यूमेरिकल रहेगा कि कितने प्रकार के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका दूरी और विस्थापन से संबंधित, किसके किसके बीच संबंध है, दूरी, विस्थापन और समय से संबंधित जो सवाल पूछा जाएगा उस पर है। तो हम यहाँ पर गणना किसकी कर रहे हैं, तो इसका हेडिंग हम दे सकते हैं औसत वेग या चाल, क्योंकि ये सीधी रेखा गति है, वेग और चाल में कोई अंतर नहीं है, दूरी और विस्थापन में कोई अंतर नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं त्वरण की ओर। इसको देख के घबराना नहीं है, जब इस पर मैं आपको सवाल करवाऊंगा तो बड़ा आसान लगेगा, और हम यहीं से करेंगे पूरे सवाल, सारे सवाल यहीं से हल हो जाएंगे, और आपको इतना लेवल का नहीं, थोड़ा एक स्टेप कम लेवल का पूछा जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं त्वरण की ओर। चलिए, ये होता है वेग परिवर्तन के दर को, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि त्वरण किसके बराबर हो गया? दर मतलब बटा समय, दर मतलब बटे समय। त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग को हम v से दिखाते हैं, प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं, समय को t से दिखाते हैं, त्वरण को a से दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका? त्वरण का। इकाई देखें तो ऊपर इकाई है वेग का इकाई, वेग का इकाई, और नीचे इकाई है समय का इकाई, नीचे है समय का इकाई। तो वेग का इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड बटे समय का इकाई है सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर बटे सेकंड का वर्ग, जिसको क्या लिखेंगे? मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ठीक है, तो इसका इकाई क्या हो गया? मीटर सेकंड माइनस 2। ठीक है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर बटे सेकंड का वर्ग, ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाता वो। अब ठीक तरीके से हम समझते हैं कि त्वरण होता क्या है। मान लिया जाए कोई गाड़ी इस तरीके से चल रही है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है। मान लेते हैं कि गाड़ी जो है वो विराम अवस्था से प्रारंभ हुआ है, ये विराम अवस्था से प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पर इसका प्रारंभिक वेग हो गया 0, क्योंकि कैसा अवस्था से प्रारंभ हुआ है? विराम अवस्था से। मान लेते हैं कि कुछ समय बाद, मान ले जाए 1 घंटे बाद, मान लेते हैं कि 30 सेकंड बाद, 30 सेकंड चला, उसके बाद इसका जो वेग है, मान ले जाए v1 है, वेग इसका 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। फिर से 30 सेकंड और चला और पता चला कि इसका वेग v2 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया। विराम अवस्था से चालू हुआ तो वेग 0, 30 सेकंड बाद इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, और फिर से अगले 30 सेकंड बाद कितना हो गया? 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है क्या? तो त्वरण का मतलब है वेग में किस दर से परिवर्तन हुआ है। अब देखिए आप, जब A से B गया तो A से B के लिए अगर मैं निकालूं, A से B के लिए निकालूं, तब क्या लिखूंगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। त्वरण बराबर अंतिम वेग कितना है? 20 है, प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है, समय कितना है? 30 सेकंड है। तो 2/3 मीटर सेकंड माइनस 2, ये आ गया आपका त्वरण। कहाँ से कहाँ के लिए? A से B के लिए। अगर मैं
बी से सी के लिए देखूं, बी से सी के लिए तो ए क्या लिखूंगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग 40 माइनस प्रारंभिक वेग 20 बटे समय 30, तो 20 बटे 30 यानी कि फिर से 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आया त्वरण। अगर मैं ए से सी देखूं, पूरा पूरा ए से सी, तब त्वरण क्या लिखूंगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग है 40 माइनस प्रारंभिक वेग है 0 बटे टोटल समय है 60, 30 प्लस 30 तो भी कितना आया, 2/3 मीटर पर सेकंड का वर्ग। हम कह सकते हैं इस पूरे यात्रा में इसका त्वरण क्या है, एक समान है। ठीक है, त्वरण धनात्मक भी है और एक समान है। तो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए। वेग के बढ़ने या घटने के दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग का बढ़ना या घटना मतलब वेग का परिवर्तन, तो वेग के परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इसका मतलब वेग के बढ़ने या घटने के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, वेग में परिवर्तन, मतलब वेग में परिवर्तन मतलब वेग का या तो बढ़ना या तो घटना, और इसका दर का मतलब है बटे समय। वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक वेग, तो वेग में परिवर्तन हो गया बटे समय। तो v माइनस यू, हमेशा अंतिम वेग को v से दिखाते हैं, प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं, समय को t से दिखाते हैं। तो यहाँ से हमने इसके इकाई की भी गणना कर ली है। अब समझने के लिए देखो, कोई गाड़ी वाला है ना, 0 से स्टार्ट किया, अपना बाइक चालू किया और एक्सेलेरेटर दिया, एक्सेलरेशन दिया, एक्सेलेरेटर दिया, तो उसका वेग बढ़ने लग गया। अगर उसके वेग के बढ़ने का दर नियत है तो त्वरण नियत है। देखो पहले 30 सेकंड में कितना वेग बढ़ा, 20 मीटर प्रति सेकंड, 0 से 20 तक पहुंचा। अगले 30 सेकंड में कितना बढ़ा, 20 से 40, यानी कि फिर से परिवर्तन 20 का ही हुआ। तो क्या बोल रहे हैं हम, पहले 30 सेकंड में भी 20 बढ़ा, दूसरे 30 सेकंड में भी 20 मीटर पर सेकंड वेग में बढ़ोतरी हुई। तो समान समय में समान मात्रा में बढ़ोतरी हो रहा है, इसलिए वेग त्वरण हर जगह नियत है, क्योंकि वेग के बढ़ने का दर को त्वरण कह रहे हैं और वेग के बढ़ने का दर नियत है। इस 30 समय में 20 बढ़ा, इस 30 सेकंड में 20 बढ़ा, वेग के बढ़ने का दर नियत, और वेग के बढ़ने के दर का नाम है त्वरण, यानी कि त्वरण इसमें नियत है। समान समय में समान मात्रा में वेग में अगर वृद्धि होती है तो वेग के बढ़ने का दर नियत है, यानी कि त्वरण नियत है, क्योंकि वेग के बढ़ने का दर को ही हम क्या कह रहे हैं, त्वरण कह रहे हैं। अगर वेग ही नियत हो जाए, अगर वेग नियत हो जाए, नियत हो जाए मतलब वेग में परिवर्तन ना हो, तो वेग में परिवर्तन शून्य। अगर वेग नियत हो जाए का क्या मतलब है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से चल रहा है लगातार, तो प्रारंभिक वेग भी 40, अंतिम वेग भी 40, 40 माइनस 40 शून्य। तो वेग नियत हो जाए, वेग में परिवर्तन ना हो। अगर गाड़ी एक ही स्पीड से चले तो उसमें त्वरण नहीं आएगा। ठीक है, क्या गाड़ी अगर आप मान ले जाए हाईवे पे चला रहे हैं और सेट कर दें कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रहा है, उस समय त्वरण नहीं है। नियत वेग पे त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। या तो वेग बढ़ना चाहिए तब त्वरण हो जाएगा, या तो आप ब्रेक लगा दो तो वेग घटना चाहिए तब त्वरण हो जाएगा। उस केस में त्वरण को कुछ और बोला जाता है। ठीक है, तो ये है आपके त्वरण के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे कि त्वरण धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। अभी आपने इसको इस दिशा से देखा है, इस दिशा से देखा है कि इधर से गाड़ी इधर जा रहा था, तब क्या हुआ।
अगर हम इधर से इधर देखें तब क्या होगा, देखते हैं। देखिए अब हम इसकी गणना कर रहे हैं जब गाड़ी इधर से इधर चल रही है। अब गाड़ी इधर से इधर चलने का क्या मतलब है, कोई व्यक्ति पहले से 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, उसने ब्रेक लगाया तो 40 के बाद उसका गाड़ी क्या हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड में आ गया और 20 मीटर प्रति सेकंड के बाद गाड़ी रुक गया। जबकि पहले क्या लिए थे कि गाड़ी चलना प्रारंभ हुआ है विराम अवस्था से। अब क्या हुआ है कि 40 से चल रहा था, उसने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने के बाद क्या हो गया, 20 हो गया, 20 से क्या हो गया, 0 हो गया। तो पहले 30 सेकंड में 20 आया, अगले 30 सेकंड में 0 हो गया, मतलब पूरा 1 मिनट में उसका गाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड से 0 में आ गया। अब हम देखते हैं, चूंकि हम इससे इस तरफ चल रहे हैं तो C से B के तरफ देखें, हम C से B में अब ऐसे चल रहे हैं तो हमारा प्रारंभिक वेग हो जाएगा 40, अंतिम वेग हो जाएगा 20 और प्रारंभिक वेग हो जाएगा 40 और समय लिया है 30 का। तो कितना आ गया, ऋण 2/3 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। ठीक है क्या। अगर हम B से A में देखें, B से A में देखें, B से A में देखें तो प्रारंभिक वेग 20 है। ठीक है, प्रारंभिक वेग 20 है और अंतिम वेग 0 है। ठीक है क्या, अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 20 है बटे समय मतलब 30 है। तो फिर से -2/3 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। अगर हम पूरा C से A देखें तो प्रारंभिक वेग है 40 और अंतिम वेग है 0, अंतिम वेग है 0 और प्रारंभिक वेग है 40/60। कुल समय तो क्या हो गया, -40/60 यानी कि फिर से -2/3 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो वेग में बढ़ने का दर जब होता है तो त्वरण धनात्मक है, वेग में घटने का, अब इधर देख रहे हैं तो वेग में क्या हो रही है, कमी आ रही है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। इसका मतलब त्वरण धनात्मक भी हो सकता है और त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है। और ऋणात्मक त्वरक को मंदन कहा जाता है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। धनात्मक त्वरण क्या होता है, वेग में बढ़ने का दर, वेग में बढ़ने का दर, और ऋणात्मक त्वरण वेग में घटने का दर, वेग में घटने का दर। दोनों को सम्मिलित रूप से हम त्वरण बोले थे तो क्या लिखे थे, वेग में बढ़ने का दर हो चाहे वेग में घटने का दर हो, तो हमने क्या लिख दिया था, दोनों को सम्मिलित रूप से वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में अगर बढ़ोतरी हो रही है धनात्मक त्वरण, वेग में अगर घटोतरी हो रही है ऋणात्मक त्वरण, और ऋणात्मक त्वरण को ही क्या बोला जाता है, मंदन बोला जाता है। ठीक है, तो ये है आपके त्वरण के बारे में। तो कभी बोले कि मंदन क्या होता है तो बोलना कि जब समय के साथ वेग में कमी आती है तो वेग में कमी आने के दर को, यानी कि वेग में घटने के दर को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो जब भी ब्रेक लगाया जाएगा मंदन होगा, जब भी एक्सेलेरेटर दिया जाएगा धनात्मक त्वरण होगा या त्वरण होगा। जब धनात्मक त्वरण को हम खाली त्वरण भी कह सकते हैं। तो वेग में जब कमी आएगी तब क्या हो जाएगा, त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा और उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। तो इस तरीके से हम गाड़ी को देखें तो वेग में बढ़ोतरी हो रही है, धनात्मक त्वरण। इस तरीके से देखें तो वेग में क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो इसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण का दूसरा नाम क्या है, मंदन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है पूरा आपका चाल, वेग और त्वरण।
हम एक वीडियो इस पर बनाएंगे जो आपके सिलेबस में दिया है कि सभी प्रकार का ग्राफ बोला है ना, दूरी और विस्थापन, दूरी और समय में ग्राफ और वेग और समय में ग्राफ। तो एक वीडियो पूरा डेडिकेटेड रहेगा किस पर, गतियों का ग्राफी प्रदर्शन पर, और ग्राफ से कितने सवाल बन सकते हैं उस पर। और एक वीडियो रहेगा आपका गति के समीकरण पर और उससे संबंधित सवालों पर। ठीक है, तो यहाँ का वीडियो आज के लिए इतना काफ़ी है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।